सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से वन शॉट क्लासेस में। तो आज मैं क्लास 10th का सोशल साइंस यानी कि सिविक्स का सबसे पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, सत्ता की साझेदारी। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। वैसे बहुत कम समय में आपको ये पूरा चैप्टर समाप्त कर दूंगा। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। तो परिचय में बताया क्या गया है कि तो परिचय में बताया गया है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता में किसी एक व्यक्ति, समूह या समुदाय के हाथों में केंद्रित ना हो। सत्ता किसी एक व्यक्ति या समूह के समुदाय या समूह समुदाय दोनों एक ही होते हैं, तो समूह में के हाथों में केंद्रित ना होकर सभी में विभाजित हो। हाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों, संस्थानों और समूहों के बीच होता है, ताकि समाज में संतुलन बना रहे और सभी वर्गों के अधिकार सुरक्षित रहे। इसी को हम आगे पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए सत्ता की साझेदारी के प्रकार देख लेते हैं। तो सत्ता के साझेदारी के प्रकार: सामाजिक समूहों के बीच साझेदारी। समाज में विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाई समूहों के बीच सत्ता में बंटवारा किया जाता है। उसके अलावा जैसे मैं उदाहरण में देख लेते हैं, तो उदाहरण में हमारे बेल्जियम और श्रीलंका आता है। तो श्रीलंका में अलग उनके जाति के आधार पे विभाजित है। सभी जातियों को बराबर बराबर अधिकार पहले नहीं मिला था, फिर धीरे धीरे मिलने लगा। तो वहाँ पे भी एक अब लोकतांत्रिक धीरे धीरे बहुत सारे दंगे भी होते हैं। और बेल्जियम सबसे बेस्ट इसी का माना जाता है कि ये सत्ता का साझेदारी सबसे बेस्ट किया है बेल्जियम अभी तक के जितने भी देखे गए हैं। तो बेल्जियम का था क्या कि बेल्जियम में जितने भी वर्ग थे वे जनरली 2 भाषा के लोग पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे 3 भाषा, एक जर्मन भी बोले जाने वाले भाषा के लोग थे। तो यहाँ पे डच और फ्रेंच भाषी के लोग के बीच सत्ता का बंटवारा किया गया। जर्मन बहुत कम 1% है, बाकी सब डच और फ्रेंच भाषी के लोग हैं। तो इन लोगों में दंगा ना हो, इसके लिए इन लोगों में सत्ता की साझेदारी बहुत पहले कर दी गई लोगों द्वारा। तो देखिए, एक समुदाय को दूसरे समुदाय का वर्चस्व ना मिले, इसके लिए प्रत्येक समुदाय को समान अधिकार दिया गया। समझ रहे हैं, सभी समुदाय को समान अधिकार दिया गया, किसी के साथ असमानता नहीं की गई। वही श्रीलंका में देख लीजिए। तो श्रीलंका में हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ सिंगली समुदाय ने तमिल अल्पसंख्यकों को सत्ता से वंचित कर दिया, यानी कि तमिलों को सत्ता में नहीं मिला, अधिकार ही नहीं मिला। और सिंगली समुदाय अपना बहुमत था उनका, इसलिए वो लोग सत्ता को पूरा अपने काबू में ले लिए। इसका परिणाम ये हुआ कि गृह युद्ध और अशांति पैदा होने लगी वहाँ पे। इससे पता चलता है कि सत्ता की साझेदारी कितनी आवश्यक है, इसी से पता चलती है। आगे देखते हैं, तो सरकारी स्तर पर साझेदारी कैसे है। सरकारी स्तर पर देखा जाए तो सरकार के 3 स्तर हैं: केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। सबको देख लेते हैं। केंद्रीय केंद्र में राज करता है, राज्य राज्य में, और स्थानीय हमारे स्थानीय क्षेत्र पर करता है राज। तो ऐसे देख लेते हैं। और प्रत्येक स्तर को अपनी शक्ति और जिम्मेदारियां दी जाती हैं। इसे क्षेत्रीय सत्ता विभाजन कहते हैं। क्षेत्रीय सत्ता विभाजन इसे कहते हैं, जिसमें प्रत्येक स्तर को अपनी शक्ति और जिम्मेदारी दी जाती है। और ये संविधान में भी ये लिखित रूप में पाया जाता है। अब विभिन्न अंगों के बीच साझेदारी कैसे होती है ये भी देख लेते हैं। तो सरकार के 3 प्रमुख अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये क्षैतिज सत्ता विभाजन कहलाता है। इसे कौन सा विभाजन कहते हैं? क्षैतिज सत्ता विभाजन। क्षैतिज अलग हो जाता है और वे ऊर्ध्वाधर एक अलग प्रकार का होता है। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कोई भी अंग अधिक शक्तिशाली ना हो, यानी कि ये व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि इसमें से तीनों में से जो भी है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये तीनों अंग में से कोई एक अधिक शक्तिशाली नहीं हो, नहीं तो दूसरे को वो कब्जे में ले सकती है। सभी में बहुत बराबरी से बंटवारा किया गया है शक्तियों का। और आगे देखते हैं, तो राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच साझेदारी। तो सत्ता में भागीदारी केवल सरकार तक सीमित नहीं होती। राजनीतिक दल, विपक्षी दल, विभिन्न दबाव समूह, इन सबको सत्ता में अधिकार मिलता है। राजनीतिक दल को तो मिलता ही है, साथ साथ में विपक्षी दल, यानी कि जिनकी सरकार नहीं है, जैसे में अभी भाजपा की सरकार है और कांग्रेस उसकी विपक्षी दल है। और विभिन्न दबाव समूहों को भी, यहाँ तक कि जैसे कि व्यापार संघ, मीडिया, ये सब दबाव समूह होते हैं जो सरकार पे दबाव बनाते हैं। इनके बीच भी शक्ति का संतुलन आवश्यक है और बांटा भी गया है। आगे देखते हैं, तो सत्ता के साझेदारी के लाभ क्या होते हैं।
तो संघर्ष में रोकथाम होता है, यानी कि लोगों में संघर्ष नहीं फैलता है, जैसा कि आपका से श्रीलंका में हो गया था, वैसी स्थिति नहीं आती है। और साथ साथ में सत्ता का बंटवारा विभिन्न समुदायों के बीच संघर्ष को रोकता है, ये बात सही है। ये सामाजिक सद्भाव और स्थिरता को बढ़ावा देता है एवं सभी लोग यहाँ पे सुरक्षित महसूस करते हैं सत्ता का बंटवारा होता है तो। हाँ, ये हमें मूल्यों की रक्षा करता है, यानी कि लोकतंत्र बुनियादी सिद्धांतों जैसे समानता स्वतंत्रता को मजबूत करता है, ये बात सही है बिल्कुल। जनता की भागीदारी इससे बनती है। सत्ता का साझेदारी से नागरिकों को निर्णय और निर्माण प्रक्रिया में शामिल करती है। अधिकारों की रक्षा करती है, यानी कि हमें जितने भी अधिकार प्राप्त है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति या समूह तानाशाही प्रवृत्तियों को ना अपनाए। अब देखिए यहीं पे आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया। यहाँ पे आपको लाभ भी बता दिया गया, कमी भी बता दिया गया, और यहाँ पे सारे अंगों को चर्चा कर ली गई। और अब लास्ट में देख लेते हैं इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं। तो सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार है। यह विभिन्न समूहों के बीच संतुलन स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। सत्ता के केंद्रित होने के दुष्परिणाम से श्रीलंका के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसा कि श्रीलंका में लड़ाई हो गया था, गृह युद्ध छिड़ गया था, जबकि बेल्जियम जैसे देश ने साझा सत्ता से सफलता हासिल की। और लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा न केवल न्यायपूर्ण समाज बनाने में सहायक है, बल्कि ये शांति और विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है। यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।